स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आज बात होगा छठे चरण में झारखंड में होने वाले 4 सीटों पर चुनाव की। छठे चरण के रन के लिए झारखंड तैयार है। राज्य की 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में कुछ घंटे बाद वोटिंग शुरू होगी। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब से कुछ घंटे बाद झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग शुरू होगी। रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में शनिवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसे लेकर पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी हैं। रांची के मोराबादी मैदान में बारात की तरह गाजे बाजे के साथ पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। मतदान कर्मियों को टीके लगाए गए। इस मौके पर रांची डीसी खुद मौजूद रहे। न सिर्फ रांची बल्कि जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में भी पोलिंग पार्टियां तैयार हैं। सुबह का इंतजार है जब वोटिंग की शुरुआत होगी। छठे चरण में झारखंड की 4 सीट समेत 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में देश की 58 सीटों पर वोटिंग। झारखंड की 4 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। रांची, जमशेदपुर, धनबाद में मतदान। गिरिडीह सीट पर भी डाले जाएंगे वोट। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। रांची में संजय सेठ और यशस्विनी सहाय में टक्कर। धनबाद में डुल्लू महतो और अनुपमा सिंह आमने सामने। जमशेदपुर में विद्युत वरण महतो और समीर मोहंती में मुकाबला। गिरिडीह में चंद्रप्रकाश चौधरी और मथुरा महतो में टक्कर। गिरिडीह में निर्दलीय ताल ठोकरे जयराम महतो। 2019 में 4 सीटों पर था एनडीए का कब्जा। वोटिंग को लेकर रांची में तैयारियां पूरी कर ली गई। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कोबरा, जगुआर के साथ साथ पुलिस की स्पेशल क्विक रिस्पांस टीम को एक्टिवेट किया गया है। बूथों में व्हील चेयर्स का अरेंजमेंट किया गया है ताकि अगर कोई सीनियर सिटीजन या फिर अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति आते हैं तो उन्हें सहायता मिल जाए। सभी बूथों पर मेडिकल फैसिलिटीज़ अरेंज्ड है। शेड्स का अरेंजमेंट किया जा रहा है। पीने के पानी का अरेंजमेंट किया गया है। और किन्हीं को अगर खासतौर पे दिव्यांग तथा सीनियर सिटीजन्स को आने जाने के लिए अगर वाहन की आवश्यकता है तो वो वाहन का भी अरेंजमेंट हर एक बूथ पे बीएलओ के लेवल पर किया गया है। पोलिंग स्टेशन को देखा जाए तो सब पर हमारा मोर देन सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट है। इसके अलावा हम लोगों ने पूरे डिस्ट्रिक्ट को 40 जोन में बांटा है, 228 सेक्टर में बांटा है। तो 228 सेक्टर में हर एक सेक्टर के जिम्मे 8 से 9 बूथ हैं। इसके अलावा 40 जोन हैं और उसके ऊपर 12 सुपर जोन हैं। इतनी सारी क्यूआरटीज हैं जो किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा रूरल एसपी, सिटी एसपी, सीनियर एसपी, डीसी, एसडीएम, एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब की क्यूआरटी है। जमशेदपुर लोकसभा सीट की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम की 6 विधानसभा क्षेत्र में 1887 मतदान केंद्र पर 18 लाख से ज्यादा वोटर्स मतदान करेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी जगहों पर टेबल इत्यादि, प्रॉपर भवन, शेड, 15 बाय 15 का रैंप इत्यादि सभी अवेलेबल करवाया गया है। और हम लोग इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस चुनाव में सभी पोलिंग पार्टीज को और सभी वोटर्स को काफ़ी आसानी होगी। और सब लगभग हमारे 1000 से ऊपर पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं जहां पर हम लोगों ने व्हील चेयर भी उपलब्ध करवाई है ताकि हमारे पीडब्ल्यूडी और 85+ के वोटर्स जो हैं वो सुगम रूप से वोट कर सकें। हम लोग एरियाज की बात करें, सुदूरवर्ती क्षेत्रों की बात करें तो उन सभी क्षेत्रों में विशेष तौर पर सीएपीएफ बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। और जिन भी रूट से पोलिंग पार्टीज का आना जाना होना है उन सब जगहों को विशेष तौर पर सैनिटाइज किया गया है और सीएपीएफ की फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई है। गिरिडीह लोकसभा सीट पर आधी आबादी निर्णायक है। पुरुष से ज्यादा महिला वोटर्स की संख्या है। गिरिडीह सीट पर करीब 16.5 लाख मतदाता है, जबकि धनबाद में 20 लाख से ज्यादा वोटर्स अब की बार अपने सांसद का चुनाव करेंगे। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यानी प्रशासन तैयार है, मतदान कर्मी तैयार है। आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह में चुनाव होना है। चुनाव को लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। अलग अलग राजनीतिक दल
उस दल के उम्मीदवार जनता के दरबार में पहुंचे हैं। प्रशासनिक तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई है। अब बारी है जनता जनार्दन की कि वो घरों से बाहर निकले और लोकतंत्र के इस महापर्व को जिए। हमारे साथ बहुत खास पैनल है और उस पैनल से तारुफ कराएंगे और उसका चर्चा करेंगे। इन 4 सीटों के दंगल पर किस रूप में अपने आप को देख रहे हैं। पहले अपने मेहमानों से तारुफ करा दें। हमारे साथ प्रतुल सहदेव जी हैं, बीजेपी नेता है। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है आपका। विजय साहू जी है, आजसू को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत स्वागत है विजय जी आपका। हेमलाल मेहता जी है, जेएमएम नेता है, हेमलाल जी बहुत स्वागत है आपका। और ऋषिकेश सिंह है जो कांग्रेस नेता है, ऋषिकेश बहुत स्वागत है आपका। हम अपने मेहमानों से सवाल लें, उसमें सबसे पहले हम चलते हैं ऋषिकेश के पास। ऋषिकेश, जिस तरह से मैंने कहा भी इंट्रोडक्शन में कि तमाम राजनीतिक दल, तमाम उम्मीदवारों ने अपनी तैयारियां पूरी की, जनता के दरबार में पहुंचे और मुकम्मल तैयारियां पुलिस प्रशासन की तरफ से भी की गई, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से भी की गई है। अब जनता की बारी है। क्या लग रहा है चारों सीट पर जनता के मिजाज को क्या टटोलने की कोशिश की गई है? इब्राहिम जी, चारों सीट पर कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन लड़ रही है। लेकिन मैं सबसे पहले राज्य की जनता और खास करके 4 लोकसभा के संबंधित जनता से निवेदन करूंगा कि बढ़ चढ़ के मतदान करें। 5 साल में एक बार अवसर आता है, इस अवसर को जाने न दें। वोट देना सभी का अधिकार है और बढ़ चढ़ कर दें और लोकतंत्र को मजबूत करें। अब बात करते हैं चुनाव में वोट क्यों दें। चुनाव में इसलिए वोट दें ताकि आपके भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके। पिछले 10 वर्षों में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जी का झारखंड से संबंधित एक भी बैठक नहीं हुआ। बैठक तो छोड़ दीजिए, 10 वर्षों में झारखंड के लिए कुछ नहीं किए, झारखंड के जनता के भविष्य के लिए कुछ नहीं किए। और इसके बावजूद चुनाव में बार बार उनको वोट मांगने आना पड़ रहा है। तो ये मौका होता है कि अगर 10 वर्षों में अगर वो कुछ नहीं किए हैं तो उनको सबक सिखाने की जरूरत है। झारखंड में 14 में से 12 सांसद एनडीए को मिला और झारखंड को क्या मिला? एक इंडस्ट्री नहीं मिली ताकि यहाँ के युवा यहाँ रोजगार कर सके। एक इंडस्ट्री 1962 में बनी थी, एचईसी, उसके लिए 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी ने कुछ नहीं किया। आज एचईसी का स्थिति ये हो गया है कि 22 महीने से उनके वर्कर्स को सैलरी नहीं मिली है, वो बंद होने के कगार पर है। एक बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं खुला। मोदी जी 10 वर्षों में हिसाब देना चाहिए था तो आकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति किए। लेकिन 10 वर्षों के बाद फिर से मौका आया है जनता के हाथों में और जनता 10 वर्षों का जो अन्याय काल है भाजपा का, उसको जवाब देगी, वोट से देगी। और वोट देने का अधिकार से संबंधित मैं एक बात बताता हूं आपको जी। कि 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, उसमें सबसे पहले वोट देने के अधिकार की बात को कही गई थी। कौन कहा था? उस समय के युवा नेता स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो उस समय के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। और उन्होंने रिजोल्यूशन लाया, बोला कि हमारा देश आजाद होगा तो देश में सभी को वोट देने का अधिकार मिलेगा। और जब देश आजाद हुआ, 1952 का इलेक्शन हुआ, तो उन्होंने इम्प्लीमेंट करने का काम किया और देश में सभी नागरिकों को वोट का अधिकार दिया गया। वोट का अधिकार क्यों दिया गया? क्योंकि उसके साथ साथ और कुछ रेजोल्यूशन बने थे। अभिव्यक्ति का अधिकार, विरोध का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार और आरक्षण का अधिकार। आरक्षण को बचाना है, देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, अभिव्यक्ति का अधिकार को बचाना है, विरोध के अधिकार को बचाना है। तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? वोट, जो 5 साल में आती है। और अगर कोई अच्छा काम करेगा तो जनता चुनने का काम करती है, लेकिन कोई तानाशाही करेगा, कोई जनता का काम नहीं करेगा, उसको वोट के अधिकार से सरकार बदलने का काम किया जाएगा। वही अधिकार अभी आया है और महागठबंधन के लोग। अपने जवाब में एक मैसेज भी उन्होंने दिया, अपील भी किया है जनता से, बहुत अच्छी बात है। प्रतुल जी का रुख करते हैं। प्रतुल जी, ऋषिकेश कह रहे थे कि झारखंड को पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री या बीजेपी ने कुछ नहीं दिया, पर कई योजनाओं की शुरुआत शायद यहां से हुई। मैं योजनाओं का नाम भूल रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैंने कल भी आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अपील की थी वोट देने की। आज मैं फिर से अपील कर रहा हूँ आपको, जिसको वोट देना साहब, ये आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन नहीं है, ये 5 ईयरली एग्जामिनेशन है, 5 वर्षों में एक बार आता है। फिर आपको कोई हक नहीं ड्राइंग रूम में बैठकर किसी को कोसने का कि आपके कैसे जनप्रतिनिधि है। जाइए, निकलिए, वोट करने का अपना जो अधिकार है उसको लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत महापर्व है जी। अपने अधिकार का जरूर इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा समय निकालिए, कल छुट्टी का दिन मत बनाइए और ग्रामीण जनता से सीखिए।
अक्सर आप देखेंगे जैसे एग्जामिनेशन में होता है कि बेटों से रिजल्ट में 10th का या 12th का बोर्ड होता है, अक्सर होता है कि वो अव्वल हो जाती हैं। तो ग्रामीण इलाके के वोटर्स भी शहरी इलाके के वोटर से अव्वल दिख रहे हैं अब तक के चुनाव के ट्रेंड्स के हिसाब से। तो मैं शहरी वोटरों से भी अपील करता हूं, ग्रामीण वोटरों के साथ, कि आप निकलिए साहब, ये हॉलीडे नहीं है, ये आपका एक ड्यूटी डे है और कृपया अपना वोट दें। अब देखिए ये 10 वर्षों में हम लोगों ने क्या किया, उसके लिए हम वोट मांग रहे हैं। हम लोगों ने 370 हटाने का वादा किया था, जिसके लिए कांग्रेस के समय कहा जाता था खून की नदियां बहेंगी, वो हटा। 35 से हटा साहब। ट्रिपल तलाक, एक आप सोचिए मुस्लिम बेटी के साथ कैसा अन्याय होता था कि आप उसको ट्रिपल तलाक कहकर और सिर्फ तलाक दे देते थे। शाहबानो का केस कौन भूल सकता है, उस समय राजीव गांधी ने इस शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण बदलवा दिया था। तो हमारा जो मानना है कि हमने जो राष्ट्रवाद किया, और राम लल्ला साहब, राम लल्ला जी का जो केस था वो लंबे समय से लंबे था। हमने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी, चीफ जस्टिस के सामने कहा कि साहब माननीय आप इसकी पर डे सुनवाई कीजिए। पूरे सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस बात को माना, पर डे सुनवाई हुई। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और रिकॉर्ड समय में सरकार ने सारी दलीलों को बहुत अच्छे से रखा। सुप्रीम कोर्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाइंडिंग को रखा, जिसको इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के काल में जो खुदाई चल रही थी उसको रुकवा दिया था। ये सब आर्काइव्स में रिकॉर्ड्स हैं। तो उस रामलला विराजमान हुए 500 वर्षों के बाद कितनी लाख कुर्बानियां देनी पड़ी। टेंट में थे रामलला साहब, अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। उसके बाद अब जन कल्याण की बात करें तो हम लोगों ने जनधन 50 करोड़ से ज़्यादा खाता लोगों को खोला। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ शारिफ, कि पूरा 100 जो पैसा है अब जो केंद्र से चलता है वो 100 पैसा खाते में जाता है। क्योंकि तत्कालीन स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था मुंबई अधिवेशन में कि जो 15 पैसा है सिर्फ वही पहुंचता है अंतिम लाभों के पास, 85% पैसा बिचौलिए खा जाते हैं। और बिचौलिए कौन थे, ये तो सब कांग्रेस से जुड़े हुए जितने ठेकेदार और बिचौलिए थे उन्हीं के हाथ में ये पैसा जाता था। तो हम लोगों ने अमूल परिवर्तन किया। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने बहनों के आंसू पोंछे उज्ज्वला योजना से। हमने विश्व की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान योजना की लॉन्चिंग रांची के प्रभात तारा मैदान से की थी प्रधानमंत्री जी ने। और आज गरीब भी वहीं पे इलाज करा सकता है जहां अमीर करा सकता है। हमने विकसित भारत योजना की शुरुआत, जो पूरा रथ चला, जो योजनाओं का खाका और फीडबैक लेने का काम, वो भी खूंटी जिले से कराया था। जब प्रधानमंत्री जी आए थे, बिरसा मुंडा की धरती पर गए, पहले प्रधानमंत्री जो बिरसा मुंडा की धरती पर गए, उनकी जो जन्मस्थली थी उसकी माटी का तिलक लगाया। और जो शौर्य दिवस है, गौरव दिवस है, वो बिरसा मुंडा की जयंती पे हम लोगों ने मनाना शुरू किया। 100वीं जयंती आई शरीफ, आपको कभी पता भी चला 100वीं जयंती आई और कब खत्म हो गई? लेकिन 150वीं जयंती बिरसा मुंडा जी की आ रही है, भगवान बिरसा की। तो इसको पूरे देश में शौर्य दिवस के रूप में हम मनाएंगे। और दूसरी बात, कांग्रेस को तो वोटिंग राइट की जो ये बात अभी हो रही थी, तो 1946 में मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ कि नेहरू जी को क्या हड़बड़ी थी प्रधानमंत्री बनने की। उन्होंने क्वीन विक्टोरिया के प्रति आस्था लेते हुए यूनियन जैक झंडे के सामने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी 1946 में। क्या आवश्यकता थी साहब? जिन्ना ने नहीं शपथ ली, वो चले गए पाकिस्तान, कहा कि मैं जब पाकिस्तान का झंडा होगा तब शपथ लूंगा। लेकिन नेहरू जी को हड़बड़ी थी। और दूसरा बात कि जो इलेक्शन में वोटिंग का राइट था वो किसने सस्पेंड किया? सबसे पहली बात, 1976 में आम चुनाव ड्यू था, उस समय इमरजेंसी लगाकर वोटिंग राइट छीनने का इन लोगों ने काम किया। फंडामेंटल राइट छीना। प्रेस की स्वतंत्रता की बात करने वाले लोगों को याद रखना चाहिए कि स्वर्गीय राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो 1988 में डिफेमेशन बिल आया था, जिसमें प्रेस में कोई आर्टिकल हो तो उस जो लिखने वाला है और उसके संपादक को कैद की सजा हो सकती थी। इसका पूरे देश में प्रतिरोध हुआ, इसका विरोध हुआ। उस समय विपक्ष भी सशक्त हो गया था, प्रेस भी सड़कों पर उतरी और राजीव गांधी को अंततः इसको वापस लेना पड़ा। और जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात होती है तो आपको पता है शरीफ, संविधान का पहला संशोधन कौन सा है? वो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसी राइट में कई बंदिशें लगाई गई संविधान के पहले संशोधन में। ये जाकर आप देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है कि संविधान का पहला संशोधन का एक विषय ये भी था कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उस पर कई बंदिशें तत्कालीन नेहरू जी की सरकार ने लगाई थी, जो कि एक इंटरिम गवर्नमेंट थी। तो उस समय ये सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। देखिए, हम लोगों ने 20,000 करोड़ के जो आदिम जनजाति हैं, असुर, बिरहोर, तमाम आदिम जनजातियां, पहाड़ियां, उनकी योजनाएं शुरू की। हम लोगों ने डाकिया योजना के तहत जो आदिम जनजाति हैं
उनके घरों में जाकर अनाज देना शुरू किया। साहब हम लोगों ने पहाड़िया बटालियन का गठन किया, क्योंकि पहाड़ियों की जो ये हाइट होती है वो थोड़ी कम होती है औसत से। हम लोगों ने उसमें रिलैक्सेशन किया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन किया, और आज पहाड़िया बटालियन, आदिम जनजाति बटालियन तमाम मौजूद हैं। तो जो हम लोगों ने किया, हम लोगों ने संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया। संथाली भाषा को पहला आदिवासी कल्याण मंत्रालय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया, और ये वही कांग्रेस है जिसने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर आंदोलन की खरीदने और बेचने का लगातार काम किया। नरसिम्हा राव ने बड़े फेमसली कहा था साहब कि राज्य चाहिए, तो उन्होंने राज लेने से मना कर दिया। 3 करोड़ रुपया झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों ने कांग्रेस से लेकर उसको अपने बैंक अकाउंट पर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट नतीजे तक पहुंच गई थी, सिर्फ इस टेक्निकल इश्यू पर नतीजा नहीं दिया कि ये वोटिंग का मामला है पार्लियामेंट के अंदर का, वो केस रीओपन हो गया है और फिर इसका जो फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा। लेकिन हमारा कहना है कि संविधान में सिर्फ एक ही बार हुआ है देश के इतिहास में, जब सर्वोच्च न्यायालय के 3 सबसे सीनियर जजेस को सुपरसीड करके चौथे को चीफ जस्टिस बना दिया गया। वो मनचाहे जज थे, वो इमरजेंसी का दौर था, और सीनियर तीनों जजों ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी उनसे नाखुश थी, क्योंकि वो इमरजेंसी के खिलाफ हमेशा उनकी टिप्पणियां आया करती थी। तो ये था आपातकाल का दौर, और ये था प्रेस पर स्वतंत्रता का हनन का दौर। जी चलिए विजय जी के पास चलते हैं। विजय जी, 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है, चारों में आप लोगों ने मेहनत की है, लेकिन एक सीट पर, एकमात्र सीट पर आपके उम्मीदवार हैं, गिरिडीह सीट पर। किस रूप में देखते हैं चारों सीट को, और खास करके गिरिडीह को? नमस्कार सारिफ जी। सबसे पहले तो कल वोटिंग है, और हम लोगों ने पहले भी अपील किया और लोगों में उत्साह भरने का काम किया कि लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखना है जी। तो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ के लोगों को वोटिंग के लिए निकलना होगा। खास करके अर्बन इलाके के लोगों से मेरी खास आग्रह है कि चूंकि ये देश आपका, ये लोकतंत्र आपका दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे मजबूत लोकतंत्र है, इसको अक्षुण्ण रखने का जिम्मेवारी भी हमारे हाथों पर है, और आप अधिक से अधिक संख्या में कल वोटिंग करें। और जहाँ तक सवाल है चुनाव का, कल 4 सीट में चुनाव है, तो हम लोग पूरा एनडीए एक साथ सारे सीटों को देखते हैं, किसी को बाइफरकेट करके गिरिडीह मेरा है, धनबाद उनका, वैसा नहीं। बहुत इंटेक्टनेस के साथ हम लोग एनडीए पूरा, भाजपा, राजद पार्टी और जो बाकी एलाई पार्टनर है जेडीयू और लोजपा, हम लोग लड़ रहे हैं। और जहां तक गिरिडीह का सवाल है, गिरिडीह के सड़कों में कल आप देखेंगे लोगों में गजब की उत्साह थी। जब अंतिम दिन था प्रचार का, उस दिन इतना जबरदस्त उत्साह था, डुमरी से लेकर के बेरमो से लेकर के बाघमारा तक आप देखेंगे सभी तरफ। अगर कोई चर्चा था तो मोदी जी का, चंद्रप्रकाश जी के किए गए कार्यों का चर्चा था। आपको मैं बताना चाहूंगा कि झारखंड के राजनीतिक इतिहास में 15 मार्च 2024 स्वर्णिम अक्षरों से इसलिए लिखा जाएगा कि विस्थापन की लड़ाई झारखंड में करीब करीब 7 जिलों में ऐसा था कि लोग बहुत परेशान रहते थे, तो एक पार्ट टाइम ट्रिब्यूनल कोर्ट का गठन करने का आदेश पारित हुआ। ये पहल हमारे आदरणीय सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने किया है, और उनकी ये पहल का सराहना आप जितना करेंगे कम होगा। और चंद्रप्रकाश चौधरी जी विकास पुरुष है, अपने संसदीय क्षेत्र में 4,450 करोड़ की सड़क योजनाओं को लाने का काम किया है। ऐसे बहुत सारे काम, अपना वेतन का वो 30% मैंने गरीबों के लिए दान करने का काम किया। कोरोना काल में तो इतना बढ़ चढ़ के वो काम किए, केवल गिरिडीह में ही नहीं, हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में भी चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने जो अतुल्य काम किए उसको लोग याद कर रहे हैं। और विकास के मामले में चंद्रप्रकाश चौधरी जी का कोई सानी नहीं है। चारों लोकसभा सीटों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। चूंकि हम लोग मेहनत करते हैं, तो मैं फील्ड में भी गया, हजारीबाग के बाद मैं गिरिडीह और धनबाद भी गया, तो वहां पर सीधी यही लोगों का कहना है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नारे के साथ हम लोग सहमत हैं, उनकी गारंटी के साथ हैं, और ये चारों लोकसभा सीट में हम लोग जबरदस्त जीत दर्ज करेंगे। चारों लोकसभा सीट पर जीत का दावा कर रहे हैं। इंटैक्ट होकर बीजेपी और आजसू चुनाव लड़ रही, ये कहना है, और बहुत सारे काम भी बताया। हालांकि उन्होंने कहा कि चारों सीटों पर बीजेपी और आजसू इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ रही, लेकिन काम विजय जी ने सिर्फ गिरिडीह के सांसद का ही बताया। बहरहाल चलते हैं हेमलाल जी के पास। हेमलाल जी, लंबी फेरिस्त काम की इन्होंने बताई है, और इनका कहना है कि ये डिबेट का एक मुद्दा इन्होंने दिया कि काम के आधार पर वोटिंग होनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई है, जिससे लग रहा है कि जनता का प्यार इन्हें सिर्फ गिरिडीह नहीं, और जो 3 सीट बच रहे हैं उसमें मिलेगा। सारिक जी, सबसे पहले झारखंड की ये जो 4 सीटें, कल चुनाव है 4 सीटों पर, वहाँ की जनता बहुत ही सजग है, और हम आग्रह करेंगे कि वही सजगता दिखाते हुए एक बार फिर कल जो है अधिकतम
मत प्रतिशत हो, मतदान हो, इसका हम गुजारिश करेंगे आम जनता से। थोड़ी सी चूक हुई है, हम 2-4 बूथ में अभी घूमे हैं जी, 2-4 जगह गए, अभी चुनाव आयोग से भी थोड़ा सा चूक हो गया। अभी क्लस्टर नामकुम में एक क्लस्टर बना हुआ है, उसमें सबको रखा गया है, बूथ तक अभी पहुंचाया नहीं है। मतदान कर्मी हमारे बहुत कष्ट झेल करके और मतदान करवाने गए हैं, तो हमारे कष्ट को भी, मतदान कर्मियों के कष्ट को भी देखते हुए, जब मतदान कर्मी उतना कष्ट झेल करके आपको मतदान लेने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हम आम जनता को भी सजग होना होगा और अधिक से अधिक संख्या में कोई छूट ना जाए जी, कोई छूटना नहीं चाहिए, मतदान करें। जहाँ तक सवाल है आज 4 सीटों की, कल के जो 4 सीटों की चुनाव होगी, जी जी, हमने कल भी कहा था, हमारी लड़ाई जनता की लड़ाई, जनता की लड़ाई है झूठ के साथ, झूठ के विरोध में, जुमलेबाज के विरोध में और तानाशाह के विरोध में। जी, तानाशाही आपने देखा होगा कि तानाशाही किस तरह से केंद्र सरकार इन 10 सालों में तानाशाही की रवैया अपनाते हुए चारों तरफ गुमराह जनता को, आम जनता को गुमराह करने का काम की है। रही बात झूठ का, तो झूठ आपने देखा होगा, इतना झूठ 4 साल का, मैंने 10 साल का झूठ अभी गिनाने लगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। गिनवा दीजिए, बहुत लंबा चला, थोड़ा सा गिनवा दीजिए, बहुत लंबा, 2-4 पॉइंट गिनवा दीजिए। यही लीजिए ना भाई, जो आपका महंगाई, आपने नौटंकी किया था 2013 में, पूरा नौटंकी कि हम महंगाई को कम कर देंगे, महंगाई को कम कर देंगे। आपने एक भी वस्तु का महंगाई कम किया क्या? एक भी वस्तु का महंगाई आपने कम नहीं किया। ये झूठ नहीं था तो क्या था? आपके अमित शाह जी कहते हैं ये गारंटी वारंटी छोड़ो, गारंटी वारंटी कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ इलेक्शन तक चलता है, उसके बाद भूल जाते हैं। उनका वीडियो भी वायरल हुआ है बहुत सारे सोशल मीडिया में। तो ये सारे हैं लोगों का एक नैरेटिव इन्होंने सेट किया है 400 पार का। बहुत अच्छा सुन करके भी लगता है लोगों को, बहुत अच्छा, सब जान रहे हैं, सारी जनता, देश की जनता जान रही है। बहुत अच्छा कहे हैं ये लोग, 400 पार कर गए लोग, 400 पार कर गए और 143 पर ही इन लोगों का कब्जा शायद हो सकता है। 400 ये खो दिए, 400 खो दिए। ये देखिएगा 4 जून को ये नतीजा आपके सामने होगा, जनता के सामने होगा। ये 143 इंडिया टुडे सर्वे में जाना, ऊपर नहीं जाएंगे, आपको इंडिया टुडे सर्वे में जाना, मैं बता देना चाहूंगा। सटीक सर्वे, चारों सीटों की इत्तेफाक रख रहे विजय जी, इतना सटीक सर्वे बोल रहे हैं। सटीक सर्वे आपका है तो बता रहे हैं जी जी, जो सर्वे ये लोग का सर्वे तो 400 पार है। 400 पार है तो बता दे कि 14 सीट यहाँ कैसे जीत रहे हैं। सब जगह 14 सीट, यहाँ 54 सीट, वहाँ 80 सीट, वहाँ सब तो आप 100% हर राज्य में जीत रहे हैं। तो 543 बोलना चाहिए ना, 400 पार क्यों बोल रहे हैं? 543 बोलना चाहिए पूरा। जब सब राज्य से आप पूरा क्लीन स्वीप ले जा रहे हैं तो 543 बोलने में आपका नारा क्या है? कितना आप जीत रहे हैं सो बता दीजिए, आपका क्या नारा? ये नारा तो जन जन तक पहुंचा हुआ है 400 पार का। आप सुन लीजिए, आपका नारा क्या है? वही आप 5 संकल्प लेकर आए, लोग नहीं जान पा रहे कि आपका 5 संकल्प क्या है। जन जन तक जान रही है, पूरी जनता जान रही है कि ये जुमला है, ये जुमला है, सिर्फ 400 पार का एक जुमला है और कुछ नहीं है। अब 4 सीटों की बारी है। 4 सीटों का हमने कल भी कहा था कि 4 सीट किस तरह से हम लोग जीत रहे हैं। इनका जमानत जब्त होगा, वही इनका जमानत जब बात कर रहे हैं 4 सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर, जो कल होना है। रांची, धनबाद, गिरिडीह और जमशेदपुर में चुनाव होना है और इस पर हमारे साथ मेहमान हमारे स्टूडियो जुड़े हुए हैं और उनसे हम सवाल जवाब ले रहे हैं। प्रतुल जी हमारे साथ है, विजय साहू जी हमारे साथ है, हेमलाल मेहता जी हमारे साथ है और ऋषिकेश सिंह साहब हमारे साथ है। ऋषिकेश, जो ब्रेक में जाने से पहले हमने कहा था कि प्रतुल जी जब बात कर रहे थे, कई आरोप है प्रतुल जी के, तो आप लिस्टिंग कर रहे थे, तो पॉइंट वाइज जवाब देने के मूड में नजर आ रहे हैं। प्रवक्ता ने कहा कि धारा 370 इन्होंने हटाया और उसका वाहवाही ले रहे थे, लेकिन कश्मीर में 3 सीट है इब्राहिम जी,
तीनों सीट में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ी। क्यों नहीं लड़ी? क्योंकि वो जानते थे कि चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़े। अगर चुनाव लड़ते तो खदेड़े जाते कश्मीर की जनता से, और जो अच्छा काम होता है तो वहां सीना ठोक के आदमी चुनाव लड़ता है। लेकिन ये क्यों नहीं लड़े? इसलिए नहीं लड़े कि जान रहे थे कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो जमानत जब्त हो जाएगा। आपातकाल की बात कर रहे थे। देश में अभी 10 वर्षों से अघोषित आपातकाल है। जिस तरह से संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, जबरन जेल डाला जा रहा है आरोप प्रत्यारोप लगा करके, और जो इनके पार्टी में चले जाते हैं उनको पद दिया जा रहा है, इसको बोलते हैं अघोषित आपातकाल। पत्रकार और फ्रीडम की बात कर रहे थे, प्रेस फ्रीडम की। उत्तर प्रदेश ने देखा है 11 पत्रकारों को जेल में डाला गया, शर्ट पैंट खोल करके उनको इनरवियर में किया गया और पीटा गया। इसको बोलते हैं अघोषित आपातकाल। और झारखंड के बारे में नहीं बता पाए कि एक भी मीटिंग झारखंड से संबंधित हुआ कि नहीं। 14 में 12 सांसद एनडीए को मिला, झारखंड की जनता ने दिया, झोली भर के वोट दिया, लेकिन झारखंड को क्या मिला नहीं बता पाए। एक इंडस्ट्री का नाम नहीं बता पाए, एचईसी पर नहीं बता पाए कि उनको फंड क्यों नहीं मिला, 22 महीना से सैलरी क्यों रुकी हुई है। और 10 वर्षों से झारखंड के आदिवासी समाज के लोग उम्मीद भरी निगाह से प्रधानमंत्री जी की तरफ देख रहे हैं कि सरना धर्म कोड हमको दीजिए। 10 वर्षों में सरना धर्म कोड नहीं दिया गया, इसका जवाब देना चाहिए था। इंडस्ट्री नहीं दिए, इसका जवाब देना चाहिए था। मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ इब्राहिम जी, बहुत जरूरी बात है। अभी चुनाव चल रहा है जी। आपने देखा होगा कि पहला फेज का चुनाव हुआ, जो करंट डाटा था, करंट वोटिंग डाटा था, रियल टाइम डाटा था, और फाइनल डाटा आते आते 6% वोटिंग बढ़ गया, और 11 दिन समय लग गया चुनाव आयोग को ये देने में। 17A और 17C फॉर्म होता है। 17A क्या फॉर्म है? बहुत जरूरी चीज है, इसको सुनिए गौर से और इनसे जवाब भी मांगिएगा, आप भी जवाब तलाश करिएगा। 17A होता है स्कूल की रजिस्टर की तरह। जब वोटिंग स्टार्ट होती है तो पहला वोटर जाता है तो उसका नाम लिखा जाता है, और लगातार जो वोटर आते रहते हैं तो कई बार नाम लिखा जाता है। और किसी भी समय आप चुनाव जो कराने वाले अधिकारी होते हैं उनसे पूछिएगा कितना वोट आया, तो सीरियल नंबर देख के बता देंगे कि 45 वोट अभी तक हो चुका है, इतना % हो चुका है। शाम 6 बजे फॉर्म C भरा जाता है। फॉर्म C में क्या भरा जाता है? मेल वोट कितना हुआ, फीमेल वोट कितना हुआ, टोटल वोट कितना था, टोटल वोट कितना किया गया, और वहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर का साइन लिया जाता है 6 बजे। जब 6 बजे रियल वोटिंग का डाटा आ जाता है तो चुनाव आयोग को 11 दिन कैसे लग गया? आजादी के बाद आज तक इस तरह की घटना नहीं हुई। यह दिखाता है कि चुनाव आयोग एक चाटुकार आयोग के रूप में काम कर रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये भी सुन लीजिए। अभी कुछ दिन पहले संसद सत्र था। संसद सत्र में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का तरीका बदल दिया गया। पहले कौन नियुक्त करता था? लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता सदन और चीफ जस्टिस। एक बिल लाया गया, उसमें चीफ जस्टिस को हटा दिया गया। विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री और कैबिनेट के एक मंत्री, यानी सरकार के 2 लोग तय किए कि चुनाव आयुक्त कौन बनेगा। उसके बाद एक और घटना घटी, एक चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे दिए। देश को कारण नहीं पता चला कि वो इस्तीफा क्यों दिए थे। चुनाव आयुक्त इस्तीफा देते हैं, फिर चुनाव आयुक्त की एक रुक जाइए, सीरियस बात है। हाँ, तो हम आपके आप ही को सुन रहे हैं। आप टाइम दे दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं देंगे, मत बोलने दीजिएगा, लेकिन सीरियस इशू को सुनिए। 4 गेस्ट है। नहीं, सीरियस इशू है, इन लोग भी अपना बात रखेंगे। चुनाव आयुक्त नया बना। चुनाव आयोग आज तक पीसी करके नहीं बताया कि पहला चरण में 11 दिन बाद क्यों आया वोटिंग, फाइनल वोटिंग, दूसरे चरण में 7 दिन, तीसरे चरण में 6 दिन। आजादी के बाद इस तरह का जब नहीं हुआ तो रियल टाइम वोटिंग और फाइनल वोटिंग का वोटिंग में अंतर क्यों आ रहा है? कितना अंतर हो गया पता आपको? 1,07,00,000 वोट का अंतर आ गया है रियल टाइम वोटिंग और फाइनल वोटिंग में। और चुनाव आयोग अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वहां भी चुनाव आयोग ने समय मांग लिया। चुनाव आयोग को आज बताना चाहिए कि इस तरह की घटना आजादी के बाद क्यों हो रही है। जब 6 बजे वोटिंग खत्म हो जाती है, फॉर्म C भर दिया जाता है, वहां पोलिंग एजेंट भी होते हैं, उसके बाद 11 दिन बाद 5 से 6% डाटा कैसे बढ़ रहा है? चलिए, बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं ऋषिकेश ने, प्रतुल जी बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, और मेरा भी काम कर दिया, कई सवाल भी साथ साथ इन्होंने थ्रो कर दिया। किस रूप में देख रहे हैं जो आरोप लगा रहे हैं, ये वोट परसेंटेज जो बढ़ रहा है उसको लेकर? देखिए, सबसे पहले चुनाव आयोग की नियुक्ति की बात होती है तो एक चीज को सप्रेस कर देते हैं अक्सर कांग्रेसी
कि वो ये कि प्रतिपक्ष, इन्होंने खुद कहा कि प्रतिपक्ष के नेता जो हैं, विपक्ष के नेता, उनका वो सीट हुआ करता था वो नियुक्ति प्रक्रिया में। अब 2 बार से कांग्रेस को विपक्ष के नेता के लायक पद नहीं, मतलब वोट परसेंटेज नहीं मिला या सीट 10% सीटें भी नहीं आई। तो केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने संशोधन करते हुए सबसे बड़े दल के नेता को उस कमेटी में शामिल किया। पहले तो संविधान में था कि प्रतिपक्ष का नेता रहेगा। हमने जब देखा कि 2 बार से कांग्रेस कभी प्रतिपक्ष के नेता के लायक भी सीटें नहीं ला पा रही, तो हमने संशोधन करके इनको इंक्लूड किया। इसको कहा जाता है इंक्लूसिव डेमोक्रेसी। आप टेक्निकली क्वालिफाई नहीं कर रहे, लेकिन फॉर द ग्रेटर गुड, फॉर द ग्रेटर कॉज हम आपको उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। और देखिए, तमाम संस्थाओं पर आज जो लोग प्रश्न कर रहे हैं, बड़ा कन्वीनियंटली भूल जाते हैं कि 2013 के काल की मैं 2 घटनाएं आपको याद दिलाता हूं। यूपीए का शासनकाल था, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के मैटर पर चर्चाएं हो रही थी, तो सीबीआई ने लिखित टिप्पणी की थी, कोई मौखिक टिप्पणी नहीं, कि सीबीआई को केंद्र सरकार ने पिंजरे में कैद तोते के समान बना दिया है। इस समय की यूपीए सरकार थी। 2013 में साहब संविधान जो सदन है, संविधान के रतुल जी आप बहुत पीछे ले जा रहे हैं, ये अभी की बात कर रहे हैं ऋषिकेश। मैं अभी, अरे तो मैं एक बार तो आपको पहले दिखाऊं तो शीशा, ये भी तो बहुत पहले ले गए थे 1931 के वोटिंग राइट पे, तो उस समय तो अपने नहीं, उसका जवाब आपने दे दिया। ये अभी बहुत गंभीर मामला इन्होंने उठा दिया। देखिए, मैं तो एक इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता नहीं, ये अभी गए हैं सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस मैटर है। 11 दिन में इनको क्यों डर लग रहा है? ये तो ईवीएम को लेकर भी गए थे, ये तो ईडी की शक्तियों को चैलेंज करने भी सुप्रीम कोर्ट गए थे। जानते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क किया था ईवीएम को चैलेंज करने पे कि नहीं, पोस्टल बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में कहा था दिस पिटीशन इज फिट टू बी थ्रोन इन डस्टबिन। ये सुप्रीम कोर्ट का रिटन ऑब्जर्वेशन था कि ईवीएम से ही चुनाव होगा। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि दुनिया आगे बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है, आप कहां फिर से पीछे बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स में जा रहे हैं? ये तो बूथ लूट का जो राज था उसकी आप याद दिला रही है। सुप्रीम कोर्ट का मुझे लगता है 2 महीने पहले का जो निर्णय था वो था। जब मैं 2013 की बात कर रहा था, आपको बस ये फाइनल 2013 का एग्जाम्पल देके प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आऊंगा। 2013 में सदन की कोख से कैबिनेट ने जन्म लिया। उसी कैबिनेट ने जिस ऑर्डिनेंस को पास किया वो सही था, ये गलत, ये तो बाद में निर्णय होता, और गलत ऑर्डिनेंस था तो उसको कैबिनेट ने क्यों पास किया? लेकिन उस ऑर्डिनेंस को राहुल गांधी जो किसी पद पर नहीं थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फाड़ दिया सार्वजनिक रूप से। यह संविधान का अपमान नहीं था, यह कैबिनेट का अपमान नहीं था। और कैबिनेट ने पहले अगर वो ऑर्डिनेंस गलत था तो उसको क्यों पास किया? और राहुल गांधी ने क्या पूरे देश के संविधान का अपमान नहीं किया? किसी पद पर रहे बिना आप फाड़ दे रहे हैं एक संविधान के से पास किए हुए ऑर्डिनेंस को, संविधान से जिसको शक्तियां मिली है। तो ये तमाम चीजें दिखा रही हैं। और एचईसी के बदहाली का मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं जो मुझे अभी भी अच्छे से याद है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और दूसरा इसरो, इन दोनों का बड़ा 2 टेंडर मिला था एचईसी को 2004 से 14 के बीच में। इस टेंडर्स के इंप्लीमेंटेशन में तत्कालीन उस समय केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय थे। ये ऑर्डर को ओके करने में एचईसी को 1.5 साल का समय क्यों लग गया? प्रतुल जी, हमारा 2 घंटे का डिबेट नहीं है प्रतुल जी। अगर हम एचईसी की बदहाली पर अक्सर बात होती है, अभी की बात हो रही है, एचईसी से वो ऑर्डर अभी की बात हो रही है, उस पर अगर आप लोग बात नहीं कीजिएगा तो फिर हम 1947 से बात शुरू नहीं कर सकते। अभी जो ऋषिकेश ने बात बताई वो गंभीर आरोप उन्होंने लगाया, उस पर क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है, क्या इनपुट्स है? ये वोट की चोरी की बात करें, कुछ परसेंट मतलब करोड़ों के वोट। अब सब जुडिस मैटर पे कैसे किसी तरीके के नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि वोट की चोरी है? सुप्रीम कोर्ट में जब नोटिस हो गया तो ये मैटर सब जुडिस है, ये तो डिस्कशन का भी यहाँ हिस्सा नहीं हो सकता। अब तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट इसी तरीके से गए थे चुनाव आयोग की नियुक्ति पे भी कि साहब इसमें चीफ जस्टिस को हटाना गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया कि ये केंद्र सरकार के पास शक्तियां हैं। और ये कौन लोग कह रहे हैं जिन्होंने संविधान में 42वां संशोधन लाकर जो 1976 में 20% संविधान को बदल दिया था, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां छीन ली थी, राज्य सरकार की शक्तियों को छीनकर पीएमओ में दे दिया था। बाद में मिनर्वा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में से स्ट्राइक डाउन किया था। तो संविधान को 20% जिन लोगों ने बदला हो, आज वो नैतिकता की बात करें तो उचित नहीं होता, हमें लगता है। और देखिए, बस आपको मैं करंटली डेटा दिखाता हूं। रांची में हमारी जीत का पिछले बार मार्जिन 2,83,000 था, धनबाद में जीत का मार्जिन 4,86,000 था, और गिरिडीह की बात करें तो 2,48,000 था, और जमशेदपुर की बात करें तो 3,02,090 वोटों से हम जीते थे। यानी शरीफ इनको इन सीटों पर फाइट में आने के लिए भी 25 से 30% का स्विंग चाहिए। मैं 25-30% वोट नहीं कह रहा हूं, स्विंग। ये अगर स्विंग करेंगे वोटर्स तब ये जाकर फाइट में बनेंगे, क्योंकि कहीं भी हमारा मार्जिन जो है वो आप देखें कि 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसा है, इसके करीब का फिगर है।
तो ये हमारी बड़ी जो सेफ सीटें और इनकी जो तथाकथित रूप से क्लोज सीटें थी, इनकी जो सीटिंग भी सीटें थी, वहां भी ये बुरी तरीके से हार रहे हैं। चलिए तो वोटिंग 2019 चुनाव के नतीजों की बात प्रतुल जी कर रहे थे, उसी से सवाल लेते हैं। विजय जी, जो राजनीति के जानकार है, जो राजनीतिक पंडित है, उनका कहना है कि जो 2019 में जो जीत हार के बीच में जो डिफरेंस था वोट का, लाखों में, किसी सीट पर 4 लाख, किसी 2 लाख, इस बार वो किसके पक्ष में, वो उस पर हम नहीं जाएंगे। इस बार जीत हार का अंतर कम होगा क्योंकि नेक टू नेक फाइट है। किस रूप में आप देखते हैं और कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए क्या है ना कि 2014, 2019 और 2024 वोटर भी मैच्योर हो गए हैं, और जब परिवर्तन करना था, मोदी जी को लाना था, तो वो बहुत उत्साह के साथ लोग रोड में थे, सड़क में थे, लोग चारों तरफ हल्ला बोल कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस से बहुत परेशान थे लोग 2004 से 14 के बीच में। अब क्या हो गया कि ये अंडर करेंट है जो कि लोग दिखाए ना, मेंटली एकदम प्रिपेयर्ड है, वो अंतर में कमी नहीं, कहीं कहीं तो बढ़ जाएगा अंतर। आपको मैं बताऊं, कहीं नेक टू नेक फाइट नहीं है, पूरा अंतर बढ़ेगा, और लोग एकदम मानसिक रूप से तैयार है कि हमको वोट करना है और मोदी जी के पक्ष में करना है, इसलिए कहीं कोई सवाल पैदा नहीं होता है। और आप देखिएगा कि रिजल्ट आएगा, हम तो क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण का जरूरत नहीं, 4 तारीख को मैं भी बैठूंगा और हमारे साथी लोग भी बैठेंगे। आप देखिएगा कि अंतर में कोई अंतर नहीं आएगा, अंतर में बढ़ेगा, घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा। और ये चूंकि जो वोटर बढ़े हैं, 2% लगभग बढ़े हैं वोटर, तो वो टोटल एनडीए की तरफ जा रहा है। अब पिछले वाला हम लोग रिपीट कर रहे हैं, ये लोग स्विंग करे, जो करे, जैसे करे, ये लोग कहीं से कहीं दिख नहीं रहा है। अभी जैसे 2 दिन 3 दिन वोट का बचता है, पूरा सिचुएशन क्लियर हो जाता है। हमारे प्रवक्ता महोदय लोग भी है, अंतर दिल से इन लोग को भी लग रहा होगा कि हम लोग इस बार भी चुनाव में कहीं नहीं है, और हमको लगता है कि कहीं 14 के 14 सीट हम लोग ने आकलन किया है। हम लोग को इस बार झारखंड में एकदम क्लीन स्वीप भाजपा एनडीए 14 के 14 सीट में हम लोग जीतेंगे। कहते हैं कि युद्ध में दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन ये युद्ध नहीं है और ना आपके सामने दुश्मन है, लेकिन आप बहुत कमजोर आकर हैं। क्यों आका जा रहा है, ये हेमलाल मेहता जी से पूछे। हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की, 4 सीटों पर चुनाव होना है कल, और उसको लेकर राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि हैं उनका क्या कुछ कहना है, वो दावे पेश कर रहे हैं। हम सीधे रुख करेंगे बिना देर किए हेमलाल मेहता जी का। ब्रेक में जाने से पहले हम कहा था हेमलाल जी, विजय जी कह रहे हैं कि कोई दमखमी नहीं, एकदम क्लीन स्वीप है, और 2019 के बनिस्बत इस बार जो वोटिंग हार जीत का जो मार्जिन है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। देखिए तारिक जी, जिस तरह से 2013 में जो नैरेटिव सेट किया गया था महंगाई का, ये जनता जान रही है। वो महंगाई पर, सिर्फ महंगाई पर फोकस किए थे। आप देख लीजिएगा, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम करेंगे, ये तमाम बातें उन्होंने कही थी। बहुत सारी बातें कही थी जो झूठा साबित हुआ, जुमला साबित हुआ। उसी के विरोध में आज जनता कल वोट करेगी। दूसरी बात इन्होंने कहा, भाई विजय साहू ने कहा 2019 में मैंने वहाँ भी देखिए पुलवामा हमला था, किस तरह से लोगों को किया गया। पुलवामा हमला में किस तरह से उनके कमांडर को किया गया, बहुत तरह का जनता को मोटिवेट करने का काम किया, और वहाँ से उसका पुलवामा हमला का इन्होंने फायदा लिया, फायदा उठाया। पुलवामा हमला कैसे हुआ, नहीं हुआ, ये तो जांच का विषय है। ये जांच का विषय है कि पुलवामा हमला कहाँ से हुआ। लेकिन अब पुलवामा हमला या गोधरा कांड जो देखे होंगे कि जब आपका वहाँ नहीं बन रहा था, सरकार नहीं, सारे लोग बिगड़ गए थे, तब गोधरा कांड वहाँ हुआ था गुजरात में। गुजरात में गोधरा कांड हुआ था। सुन लीजिए, जब ये पहले से बोल रहे हैं, नहीं देखिए मैंने उनको भी रोका था। आप पुरानी बातों में जाएंगे तो डिबेट बहुत लंबा खींच जाएगा। सब लोग बोल चुके हैं, वर्तमान की बात थोड़ा सा आएंगे। नहीं तो मैंने प्रतुल जी को रोका था, इससे मैं बता छोटा छोटा में आते हैं। तो आप देखे होंगे उसके बाद एक राज्य में इन्होंने बजरंग बली के नाम पर चुनाव लड़ा, क्या हासिल हुआ आप देखे होंगे। इस बार देश जो है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में राम के नाम, भगवान राम के नाम पर चुनाव लड़ रही है। तो भगवान राम जो है बहुत गुस्से में है, और भगवान राम देख लीजिएगा कि 4 तारीख को पूरे बदल देंगे, भगवान राम ही बदलेंगे। चूंकि हिंदू खतरे में है इन्होंने कहा था, लेकिन हम लोग बोलते हैं सही में हिंदू खतरे में है, और हिंदुओं से ही खतरा है। क्यों खतरा है आपने देखा होगा। देखिए 250 करोड़ किससे लिए चंदा, किससे चंदा लिया? ऋषिकेश का टाइम प्रतुल जी को दे रहे, क्योंकि बहुत देर से कुछ जवाब दे, आप ही की बात का जवाब कंपनी से लिए। हम बहुत कम बोले हैं, इसलिए आप सुन लीजिए।
सुन लीजिए। लेकिन ये इस तरह का डिबेट भगवान पर, लेकिन मैं नहीं टोक रहा हूँ, हिंदू से ही देखिए आप ही का जवाब दे रहे हैं, इसलिए मैं ऋषिकेश का टाइम देखिए मेरा टाइम खत्म होगा तभी नहीं जवाब नहीं वो कुछ आपने बोला, उनको उस बात से आपत्ति है शायद। देखिए मैं बहुत ही हेल्दी तरीके से डिबेट चल रहा है, मैं बिल्कुल नहीं टोकना चाहता हूँ, लेकिन ये कह रहे राम गुस्से में साहब, अगर इनमें हिम्मत है तो बोलिए तो किसी मुस्लिम के आराध्य के बारे में कि वो गुस्से में चुनाव में, अरे स्वाभाविक गुस्से में है, आधा अधूरा राम मंदिर हिम्मत है तो बोलिए, लेकिन ये तुष्टिकरण करने वाले लोग है ना, तो ये नहीं बोलेंगे, इनके लिए सवाल का नहीं बोलेंगे, जिससे धार्मिक आस्था ठेस पहुंचे, बिल्कुल ठेस पहुंचेगी। भगवान राम के बारे में कैसे कह रहे गुस्से में, इसलिए हमने कहा शरीफ ये उचित नहीं, भगवान राम गुस्से में है, ये कैसे एक व्यक्ति कह रहे हैं? कोई ऐसी बातें ना की जाए जिससे, और ये उस दल के प्रवक्ता बोल रहे हैं जिनके एक पूर्व मुख्यमंत्री ने भगवान रावण दहन में जाने से इनकार किया था। अधूरे में प्राण नहीं राम गुस्से में, इसको आप एक्सपंज कीजिए डिबेट से, राम गुस्से में कैसे बोल सकते हैं? हिम्मत है इस्लाम के बारे में बोलने का? बोल के देखिए तो पैगंबर के बारे में कोई टिप्पणी करके देखिए प्रतुल जी देखिए डाइवर्ट मत कीजिए। मैं एज एन एंकर प्रोग्राम के इस बात की नहीं मैं इस बात नहीं, देखिए प्रतुल जी मैंने कहा कि किसी की धार्मिक आस्था की बात, यानी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचने की बात नहीं होगी। आपने उसी समय स्पॉन्टेनियस क्यों नहीं टोका? राम के बारे में ये बोलते हैं और आप सुनते रहे कि हाँ साहब सुनिए प्रतुल जी सुनिए आप मुझे बताइए कि मैं क्या सुनता रहा। आप देखिए मंच से सब धर्म के लोग हमारे लिए सर्वमान्य है, किसी के बारे में टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। तो फिर भगवान राम। ऋषिकेश भी इस चर्चा में कुछ ऐड करना चाहते हैं, जो विजय जी ने कही थी कि जो मार्जिन की हम बात कर रहे थे, वो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं विजय जी। ऋषिकेश ख्याली पुलाव पका रहे हैं विजय जी, पकाना चाहिए, 4 जून को नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। मैं बात करना चाहता हूं सारिफ जी, पिछले 10 वर्षों में जो जुमले दिए गए देश में, उस पर 15 लाख खाता में आएगा, बुलेट ट्रेन, काला धन, स्मार्ट सिटी, सारा जुमला चाइनीज गारंटी की तरफ फेल कर गया। अब मुद्दा क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसानों की समस्या और हिस्सेदारी न्याय। महंगाई का सुन लीजिए आंकड़ा, पिछले 47 वर्षों में घरेलू बचत सबसे निचले स्तर पर चली गई है, और घरेलू बचत निचले स्तर पर जाने के कारण क्या हुआ? घर की महिलाएं दवाई में, पढ़ाई में जो पैसे उपयोग करती थी उसको खर्च कर दी, और दूसरी तरफ 22 उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ करती है केंद्र की सरकार। यह कैसा दिखाता है कि अमीर को और अमीर, गरीब को और गरीब। सोना, मंगलसूत्र का बात आया था चुनाव में, पिछले 5 वर्षों में सोना 5 गुना बढ़ गया, बैंक में गोल्ड लोन 5 गुना बढ़ गया, 1 लाख करोड़ का गोल्ड लोन है। जेवर रख देते हैं लोग, मंगलसूत्र रख देते हैं, मंगलसूत्र तक छीनने का काम कर दी केंद्र सरकार ने। महंगाई इस कदर बढ़ा दिए, दवाई में, पढ़ाई में, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए गोल्ड लोन लेना पड़ रहा है। दूसरी तरफ बेरोजगारी, 100 में 83% बेरोजगारी दर है। मेरा आंकड़ा नहीं है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का है, बीच में नहीं अनंत नागेश्वर का है। आप अपने बारे में बोल लीजिएगा, ऐसे स्क्रीन टाइम मत खराब करिए, आप अपने टाइम में बोल लीजिएगा, मैं गलत बोल रहा हूं तो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डाटा जो मैंने गोल्ड लोन का बताया वो है। महंगाई और बेरोजगारी पर चुनाव हो रहा है, देश की जनता इंतजार कर रही है कि पिछले 10 वर्षों में जो जुमले दिए गए थे, जुमलेबाज को केंद्र की सत्ता से बाहर चली जाएगी। और बीजेपी प्रवक्ता बीच में टोक रहे थे, तो मैं बताना चाहता हूं कि इन लोग को जब सूचना मिलती है तो सोचना बंद कर देते हैं, इसलिए बीच में टोकने लगते हैं। आप पता करिए कि महंगाई और बेरोजगारी किस कदर है। अग्निवीर योजना लाए, अग्निवीर योजना क्या है? जो सेना की नियुक्ति थी, रेगुलर नियुक्ति, उसको 4 साल का कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? अब तो सेना में न रैंक है, न पेंशन है, न शहीद होने का दर्जा है। जब महागठबंधन की सरकार आएगी, केंद्र सरकार, भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निवीर योजना को हम रद्द करेंगे। सेना में रेगुलर बहाली होगी, उनका रैंक होगा, उनका पेंशन होगा, उनको शहीद का दर्जा प्राप्त होगा। इस कदर ये बेरोजगारी बढ़ाने का काम करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा मटन, मछली, मुर्गा, मुसलमान पर आ गए। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रचार मंत्री की भूमिका में आ गए। गली मोहल्ला में उतरना पड़ रहा है। 10 वर्षों में काम करते तो गली मोहल्ला में नहीं उतरना पड़ता उनको, जनता के पास काम बता के वोट मांगते। हाँ, कोई भी प्रतुल जी भी कहना कुछ चाह रहे थे। बेरोजगारी दर का बात कर रहे हैं, इनके सरकार में सबसे ज्यादा जी माने बेरोजगारी दर 8.2%।
नहीं, महंगाई 8.2% थी और अभी हमारे 10 वर्षों में महंगाई 5% के आसपास है। जिस पे आप लोग करेक्ट करना चाहते हैं ऋषिकेश को। देखिए, और मैं आपको एक और पॉइंट बता रहा हूं कि जो रक्षा के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया, डिफेंस के साथ, बोफोर्स में कमीशन खा लिया। एचडीडब्ल्यू मैंने आपको नहीं टोका ऋषिकेश, एचडीडब्ल्यू जो पनडुब्बी का जो डील था उसमें इन्होंने कमीशन खाया। और ये जो बार बार ये जो कहते हैं ना, नैरेटिव रचते हैं कि इस तरह की चीजें हुई, कौन सी चीजें हुई कांग्रेस के शासनकाल में? आप देखें ना, जीप घोटाले से 2G 3G 4G, अरे इनके जीजा जी तो चमत्कारी थे कांग्रेस के, वो तो लैंड का नेचर बदलवा देते थे। हरियाणा में इनकी सरकार थी, वो लेते थे कृषि भूमि और उसको इंडस्ट्रियल लैंड करके 1 लाख की जमीन को 100 करोड़ का बना देते थे। तो रॉबर्ट वाड्रा वो कहां चले गए? रॉबर्ट वाड्रा 1 लाख के जमीन को 100 करोड़ और जो 5 लाख की कंपनी थी, प्रतुल जी, अगर इस तरह की भाषा का कोई इस्तेमाल करता आप आपत्ति दर्ज करते हैं। अभी आप कह रहे हैं कांग्रेस का जीजा, ये जस्टिफाइड है। कांग्रेस का जीजा नहीं, दूसरा अगर बोल रहा है उसको मैं रोक रहा हूँ, टोक रहा हूँ तो जी 10 साल में इनकी सरकार है, क्या कार्रवाई हुई? कौन सा घोटाला हुआ? सुप्रीम कोर्ट से पूछिए, सुप्रीम कोर्ट में सारा मामला था, कौन सा घोटाला हुआ? 10 वर्षों से जुमलाबाजी की सरकार चला रहे हैं। तो चलिए भाषीय मर्यादा को ध्यान नहीं रखा जा रहा है इस डिबेट में। बहुत शुक्रिया प्रतुल जी, बहुत शुक्रिया विजय साहू जी, हेमलाल मेहता जी आपका भी शुक्रिया और ऋषिकेश सिंह आपका भी शुक्रिया। अब जुड़े थे जानने के लिए कि जनता के मिजाज को कितना समझ पाई है अलग अलग राजनीतिक दल, लेकिन अब इंतजार 4 जून के नतीजों करना पड़ेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।